नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पाइप प्लस में आप सभी का स्वागत है। आज है 25 अगस्त 2022, जिसमें हम करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स का टैबलेट। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। इस एपिसोड का जो पहला प्रश्न है, किस आईआईटी संस्था ने हाल ही में चीनी विकल्प जाइलिटोल के उत्पादन के लिए नई विधि का विकास किया है? तो इसका उत्तर है आईआईटी गुवाहाटी। जो जाइलिटोल होता है वह खोई यानी कि गन्ने की जो पेराई के बाद जो बचा हुआ अवशेष प्राप्त होता है उससे प्राप्त किया जाता है। यह एक तरीके का चीनी ही होता है, लेकिन यह शुगर फ्री होता है। इसमें शुगर का जो कंटेंट होता है वह बिल्कुल नहीं होता है। यह प्राकृतिक उत्पादों से प्राप्त होता है। एंटी ओबेसोजेनिक प्रभाव को यह कम करता है। इससे एक फ़ायदा होता है कि जो दांतों का डिग्रेडेशन होता है अर्थात क्षय होता है वह उससे इसका यूज करने से वह कम हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या दूसरा है, हाल ही में किस राज्य में जल आपूर्ति में सुधार के लिए भारत ने एडीबी के साथ 96.3 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका उत्तर है हिमाचल प्रदेश। इसके डिस्क्रिप्शन को देख लेते हैं। इसको लेकर जो एडीबी और भारत सरकार ने समझौता किया है, वित्त मंत्रालय ने सोमवार को यह बयान जारी किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल सुधार और आजीविका परियोजना के तहत 96.3 मिलियन डॉलर का एडीबी जो है भारत को कर्ज देगा। अगर एशियन डेवलपमेंट की बात करें तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1966 में हुई थी और जो इसका हेड क्वार्टर है वह मनीला में है। मनीला फिलीपींस में है। फिलीपींस के मनीला में इसका हेड क्वार्टर है और इसका जो प्रमुख कार्य है वह एशिया पैसिफिक रीजन में जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी धन की ज़रूरत पड़ती है वह एडीबी के द्वारा प्रदान की जाती है। मतलब जो इसका जो प्रमुख कार्य है वह सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड किसी भी कार्य के लिए यह धन का मुहैया कराती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या तीसरा है, अंडर 18 चैंपियनशिप में भारतीय वॉलीबॉल टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो जो पदक जीता है वह कांस्य पदक जीता है। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने सोमवार को तेहरान में एशिया अंडर 18 चैंपियनशिप में कोरिया को 3-0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। तो जो इसका आयोजन किया गया था वह तेहरान में किया गया था और भारत ने किसको हराया है? तो कोरिया को हराया है। दक्षिण कोरिया को भारत ने हराया है और इसने कांस्य पदक हासिल किया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या है 4, हाल ही में एनआईआई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो इसका उत्तर है देबाशीष मोहंती को निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है एनआईआई का। आगे देखते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो जो वरिष्ठ वैज्ञानिक देबाशीष मोहंती हैं को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अगर एनआईआई के बारे में देखें तो यह जो है ऑटोनोमस बॉडी है जिसका हेड क्वार्टर यानी कि जो दिल्ली में स्थित है और यह डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के तत्वाधान में काम करती है। ऑटोनोमस बॉडी का अर्थ है यह किसी भी मिनिस्ट्री यानी मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता है, यह एक स्वतंत्र पार्ट है, बॉडी है। अगर बात करें एनआईआई की तो एनआईआई की जो स्थापना हुई थी वह 1981 में हुई थी और इसकी स्थापना का श्रेय जाता है एमजी मेनन को। एमजी मेनन एक बहुत बड़े फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। इनके नाम से एक अवार्ड भी प्रचलित है, एमजी मेनन अवार्ड, जो फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। तो इस प्रश्न में इतना ही। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5, एससीओ संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की हाल ही में बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो इसका जो आंसर है वह ताशकंद में इसका जो बैठक है ताशकंद में संपन्न हुई। इसमें भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। अगर बात करें एससीओ की तो यूरेशिया का जो राजनीतिक, आर्थिक और
सैनिक संगठन है यह यूरेशिया अर्थात एशिया और यूरोप का जो राजनीतिक, आर्थिक और सैनिक संगठन है, जिसकी स्थापना 2001 में शंघाई में हुई थी। और इसमें चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान के नेताओं को मिलाकर किया गया था, जबकि भारत इसमें सम्मिलित हुआ था 2016 में। इसके साथ साथ पाकिस्तान भी इसमें सम्मिलित हुआ था 2016 में। अब इसकी जो सदस्यों की संख्या है वह पूरी मिलाकर 8 हो गई है। जो इसके सदस्यों की संख्या है 8 है। और इसमें इसका जो मुख्यालय है वह बीजिंग में है। इसके जो 8 सदस्य हैं चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान और भारत हैं। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 6, इल्सुट्रेट रिपोर्टिंग में 2022 का पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? पुलित्जर पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका जो पुरस्कार मिला है फ़मीदा अजीम को मिला है। फ़मीदा अजीम को इसका पुरस्कार मिला है। यह है फ़मीदा अजीम। इल्सुट्रेट जो एक प्रकार का मतलब चित्रकारी से रिलेटेड है तथा इस तरीके की जो न्यूज़ छपाई जाती है, मतलब एक फिगर बना के उसके द्वारा जो न्यूज़ छापी जाती है उसे बोलते हैं इल्सुट्रेट रिपोर्टिंग के नाम से इसे जानते हैं। तो बढ़ते हैं, इसके डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बांग्लादेश की ये रहने वाली हैं, ये मूल रूप से बांग्लादेश की रहने वाली हैं। फ़मीदा अजीम को 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार सचित्र, व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी में इन्हें दिया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7, एनएसजी के महानिरीक्षक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? एनएसजी के जो महानिरीक्षक हैं उन्हें किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण छाबड़ा को नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने जनरल मेजर छाबड़ा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2.5 साल की अवधि या अगले आदेश तक के लिए होगा। बात करें अगर एनएसजी की, तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को एक तरीके से ब्लैक कैट के नाम से जाना जाता है। और यह जो बनाई गई नेशनल सिक्योरिटी का जो प्रमुख कार्य होता है वह इमरजेंसी में इसका काम लिया जाता है। जैसे कोई टेररिस्ट अटैक हो गया या कोई इमरजेंसी पड़ गई, उस समय इन्हें बुलाया जाता है। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह अक्टूबर 1984 में हुई थी। 1986 नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के अंतर्गत हुई थी। और ये बॉडी है जो किसके अंतर्गत आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आती है, यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 8, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने इस दूतावास का उद्घाटन पराग्वे में किया है। बात करें अगर पराग्वे की, तो पराग्वे जो है दक्षिण अमेरिका का एक देश है जो पूरी तरीके से लैंडलॉक्ड कंट्री है, अर्थात इसकी कोई भी सीमा समुद्र से नहीं टच करती है। डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज पराग्वे की सरकारी यात्रा के दौरान राजधानी असुनसियोन में नवनिर्मित भारतीय दूतावास भवन का उद्घाटन किया है। जो इसकी राजधानी है वह कहाँ है? असुनसियोन में है। यहाँ की एक प्रमुख नदी है पराग्वे में जो पराना के नाम से जानी जाती है। यह पराना और मतलब पराग्वे और अर्जेंटीना की सीमा बनाती है। कौन सी नदी है दोस्तों? पराना नदी है जो अर्जेंटीना और पराग्वे की सीमा का निर्धारण करती है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान और खगोल भौतिक ओलंपियाड में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो ईरान इसमें शीर्ष पे था। भारत की अगर बात करें तो भारत संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर था। तीसरे स्थान पर एक देश और था, वो था सिंगापुर। अगर हम बात करें ये जो ओलंपियाड है, तो ये इस ओलंपियाड में हाई स्कूल के छात्रों के लिए हाई स्कूल के जो छात्र होते हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और यह खगोल भौतिकी विज्ञान से रिलेटेड एक प्रतियोगिता होता है। यह अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान ओलंपियाड का एक हिस्सा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 10 है, अडानी समूह के स्वामित्व वाली AMG मीडिया नेटवर्क्स ने NDTV में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो इसका उत्तर है 29.18%। 29.18% का अधिग्रहण कर लिया अडानी ग्रुप ने।
अडानी ग्रुप ने 29.1% का अधिग्रहण एनडीटीवी में कर लिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 है, दास व्यापार और उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की तिथि किस तिथि को मनाई जाती है? तो इसका सही उत्तर है 23 अगस्त। 23 अगस्त को दास व्यापार के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि मनाई जाती है। बढ़ते हैं आगे। अगला पाठ है हमारा रिवीजन का, जो हमने अगले दिन किया था, पिछले दिन किया था, उसका रिवीजन हम कर लेते हैं। तो हमने प्रश्न संख्या पहला किया था, दिल्ली स्थित मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में राजनीतिक हिंसा के पीड़ितों के लिए देश में पहली बार पेंशन योजना की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर था केरल। केरल राज्य के पीड़ितों के लिए पेंशन योजना की घोषणा की है। किसने? मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने। प्रश्न संख्या दूसरा था, हाल ही में मोक्षधाम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही उत्तर था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या तीसरा है, किस भारतीय महिला ने मिस एलिट वर्ल्ड का खिताब जीता? तो इसका उत्तर था दीप सुप्रियम ने भारतीय महिला मिस एलिट का वर्ल्ड खिताब जीता था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। तो HDFC ने इलेक्ट्रिक वाहन परिस्थिति तंत्र के लिए भारत का पहला कौन सा वन स्टॉप समाधान पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था HDFC ने? ऑल थिंग्स ईवी नाम का पोर्टल HDFC ने लॉन्च किया है। प्रश्न संख्या 5, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत में कहाँ बनाई गई पहली हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस का अनावरण किया है? तो इसका अनावरण उन्होंने कहाँ किया था दोस्तों? पुणे में। इसका अनावरण उन्होंने पुणे में किया था। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। प्रश्न संख्या 6 है, हाल ही में किस राज्य के मिथिला मखाने को GI टैग प्रदान किया गया? तो किस राज्य के मखाने को? तो यह बिहार राज्य का मिथिला मखाना है जिसे GI टैग प्रदान किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7 की तरफ। तो हाल ही में भारत के किस नृत्य को यूनेस्को की सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो कौन सा नृत्य था? तो वह नृत्य था गरबा को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत और ऑस्ट्रेलिया समुद्री अभ्यास हाल ही में कहाँ संपन्न हुआ? तो यह संपन्न हुआ पर्थ में। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इसका समापन हुआ। हाल ही में क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसे हराया? क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने किसको हराया? तो उन्होंने किसको हराया? मैग्नस कार्लसन को हराया। आर प्रज्ञानंद किससे संबंधित है? तो यह चेस के खिलाड़ी हैं। प्रश्न संख्या 9, 23वीं केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन हाल ही में कहाँ हुआ? तो इसका जो आयोजन हुआ था वह भोपाल में हुआ। क्षेत्रीय परिषद का आयोजन जो हुआ इस बार वह भोपाल में हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका जो आयोजन किया गया वह कनाडा में किया गया। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 11 है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार विकसित करेगी? वह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार पहली शिक्षा टाउनशिप विकसित करेगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो इस पार्ट में है डेली माइंड बूस्टर, जिसमें हम राष्ट्रपति के विषय में पढ़ रहे हैं। इसमें प्रश्न संख्या पहला है, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या दूसरा है, उच्चतम न्यायालय की सलाह लेने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय से क्या सलाह मांग सकता है? किसी भी विषय पर सलाह मांग सकता है, परंतु अगर सलाह की ज़रूरत ना हो तो उच्चतम न्यायालय उसे सलाह नहीं दे सकता है। लेकिन जब अगर मांगी जाए सलाह तभी यह सलाह देनी पड़ती है, और यह सलाह जो होता है राष्ट्रपति के ऊपर बाध्यकारी नहीं होता। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ। तो संसद का सत्र आहूत, सत्रावसान एवं विघटन करने की शक्ति किसके पास होती है? तो यह जो शक्ति होती है वह राष्ट्रपति के पास होती है। प्रश्न संख्या 4 है, संसद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के द्वारा निर्धारित किया गया है? तो यह अनुच्छेद 87 के तहत निर्धारित किया गया है। मतलब प्रत्येक चुनाव के बाद जब पहली बैठक होती है तो उसमें राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है
वह अनुच्छेद 87 के द्वारा निर्धारित की जाती है और प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में भी एक राष्ट्रपति की अभिभाषण होती है जिसे अनुच्छेद 87 के द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रश्न संख्या 5, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत आती है। प्रश्न संख्या 6, अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा है वह अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा यह घोषणा की जाती है। प्रश्न संख्या 7, राज्य में राष्ट्रपति शासन राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत लागू की जाती है? राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लागू की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत लागू की जाती है? तो यह अनुच्छेद 356 के तहत। प्रश्न संख्या 8 है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक भारत में एक भी बार लागू नहीं किया गया है। प्रश्न संख्या 9, किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करना तथा उनका प्रशासन निर्धारित करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। इस वीडियो का आखिरी प्रश्न संख्या 10, वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पे वित्त आयोग का गठन किया जाता है जो अनुच्छेद 280 के तहत निर्धारित होता है। इसी साथ यह वीडियो समाप्त होता है। जिन भी दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।